हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज से मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम आज से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बस मुश्किल से 3-4 मेन चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में फोकस करके पढ़नी है। तो जैसे कि पहला पॉइंट है बैलेंसिंग इक्वेशन। सबसे अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन मेनली फंसेगा कि ये तो गारंटी 100% आएगा, तो वो बैलेंसिंग इक्वेशन है। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड में देखने के लिए 100% मिलेगा। दूसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के इसमें कुछ 3-4 टाइप्स दिए हैं, जिसे ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से बेसिकली मैं करा दूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तीसरी जो मेन चीज़ है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आपको मान लीजिए आपको केमिकल रिएक्शन दी जाएगी और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। चौथी जो कि सबसे मेन चीज़ है कि आप इस चैप्टर में ये तो करके जाना, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि आपकी इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको पूरी एकदम बाय हार्ट लर्न करके जानी, रट के जानी, याद करके जानी। और उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँगा वैसे आपकी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो पढ़ते हैं कि देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब कुछ होती है तो उसमें मेन 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि या तो उसका स्टेट चेंज होगा, मान लीजिए वो सॉलिड हो तो वो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड हो तो वो गैस में चले जाएगा, गैस में हो तो सॉलिड में, ये होता है चेंज ऑफ स्टेट। दूसरी चीज़ आती है कि चेंज ऑफ कलर हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो रिएक्शन गर्म हो रही होगी या तो ठंडी हो रही होगी। ठीक, तो रीड करते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर, चलिए ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेज हैव समवॉट चेंज्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो बस उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद पढ़ रहे हैं, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसी को हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। ठीक, अब ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। अब इसमें दिया है सबसे पहले एक्टिविटी 1। ठीक, तो पढ़ते हैं इसी एक्टिविटी 1.1 को। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। मतलब कि आप इस एक्टिविटी को करने से पहले आई ग्लास पहन के रखें और टीचर के प्रेजेंस में ही करें। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स विथ सैंड पेपर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक मतलब कुछ इतनी बड़ी कुछ मैग्नीशियम रिबन होगी 3-4 सेंटीमीटर की, जिसको आपको एक सैंड पेपर से रब करना है। क्यों रब करना है? क्योंकि अगर आप फर्दर जो रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक, इसलिए अपन सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। ठीक, दूसरा, होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश। वो बोल रहा है कि उस मैग्नीशियम रिबन को आपको टंग से, जिसको हम हिंदी में चिमटा भी बोलते हैं, उसको आपको होल्ड करना है और फिर आपको लैम्प पर उसे लैम्प के ऊपर रखना है। ठीक, फिर क्या होगा आगे देखते हैं। बर्न इट यूजिंग स्प्रिंट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। तो जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसमें से ऐश निकलेगी। ठीक, उस ऐश को आपको किस में कलेक्ट करना है? ये जो दिया है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। ठीक, इसमें आपको कलेक्ट करना है। ठीक, फिर बोल रहा है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो एकदम उसके ऊपर रह के नहीं, अपनी आंखों को, अपनी थोड़ी बॉडी को थोड़ा पीछे रह के उसको बर्न करिए, क्योंकि थोड़ा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक, अब वो बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अपन लोगों ने बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या किया कि अपन लोगों ने लिया एक एमजी। ठीक, उसको किससे रिएक्ट करवाया? उसको जलाया, मतलब उसको किससे रिएक्ट करवाया? ऑक्सीजन से। ठीक, जिसने अपने को क्या दिया? जिसने अपने को फाइनली दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो उसने ऐश दी थी उसी को अपन बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसमें एक मेन चीज़ आपको क्या ऑब्जर्व करनी है कि जब अपन मैग्नीशियम को जलाएंगे तब जैसे अपन फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो जब जलाएंगे तो वो वाइट डिजलिंग कुछ फ्लेम रहेगी, वाइट डिजलिंग फ्लेम रहेगी। तो इसमें बस दो मेन चीज़ हैं, वाइट डिजलिंग फ्लेम रहेगा उसका, अभी आगे भी अपन पढ़ेंगे। और जो ऐश होगी वो काई की ऐश होगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक, ये बैलेंस नहीं है तो इसको आप इधर 2 mg लगा दीजिए, इधर भी 2 mg लगा दीजिए। आगे अपन पढ़ते हैं। ठीक,
अब देखिए इसने बोला है कि आपने जब वो एक्टिविटी कर ली तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो उसका फ्लेम कैसा था, डेजलिंग वाइट फ्लेम था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश जो हुई वो ऐश कौन से कलर की थी, वाइट पाउडर की थी। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो पाउडर कौन सा था उसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या बता रहा है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये रिएक्शन कैसे हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंट जो था उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन एक्टिविटी 1.2 पे। 1.2 बोल रहा है टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब कि आपको अब अगली एक्टिविटी में क्या लेना है कि मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपको एक लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। अब जो आपने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इस पहली वाली टेस्ट ट्यूब में ले रखा था उसमें आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देखिए लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस। उसमें आप लोगों ने क्या ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम मतलब पोटेशियम फॉर के, आयोडाइड मतलब आई, ये अपन लोगों ने ऐड किया। ठीक, तो अब क्या रिएक्शन बनी, अब देखिए ये बेसिकली ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे जो अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और पिछली वाली जो थी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। तो इसने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया और लेड आयोडाइड बना लिया। ठीक, तो KNO3 होल ट्वाइस बना लिया और आयोडाइड किससे जाके मिल गया, लेड से, PbI। ठीक, अब दो चीज़ इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि जो ये बनेगा ये होगा कलरलेस। कलरलेस मतलब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पर जो लेड आयोडाइड बनेगा वो कैसा रहेगा, वो येलो कलर का रहेगा और वो पूरा मिक्स नहीं रहेगा। वो बनाएगा अपनी एक पीपीटी, पीपीटी मतलब वो मिक्स नहीं होता, थोड़ा पाउडर जैसा उसी में रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी बोल देते हैं। तो प्रेसिपिटेट कौन से कलर की होगी, येलो कलर की। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगी सेकेंड एक्टिविटी भी। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी क्या है, ठीक है, तो अपन कहाँ पर 1.3 एक्टिविटी, तो उसमें क्या बोल रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर 1.2। जैसे कि फिगर 1.2 में दिखा है, ये जो कोनिक जैसा कोन शेप का जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक, तो उसमें अपने को कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं, उसमें या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद ऐड करना है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड याद करना है। एक चीज़ याद रहनी चाहिए कि डाइल्यूट एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है कि कंसनट्रेटेड एसिड। तो याद रखना कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कंसनट्रेटेड मतलब सीरियस, ऐसे याद करके याद कर सकते हो, कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब उसने जिंक ग्रैन्यूल्स में कोई भी या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इस एक्टिविटी में उसने ये बोला कि भैया जिंक ग्रैन्यूल मतलब जेड एन को आपने एक कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ है। ठीक, अब उसमें आपने क्या मिला है, या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओ, तो सबसे पहले अपन HCl मिलाते हैं। ठीक, HCl मिला है, वो अपने को क्या देगा, वो अपने को देगा ZnCl देगा। ठीक, और पीछे क्या छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई। उसने इतना ही बोला था कि जिंक ग्रैन्यूल्स है उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो। ठीक, और फिर क्या होगा वो बताओ। तो आप लोगों ने जिंक लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो उसने क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन के साथ मिल गया, ZnCl बन गया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक, तो इसको अगर बैलेंस करें तो इधर भी 2 है, इधर भी 2। बैलेंस करने की चिंता मत करो, मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है ये इसकी मेन इक्वेशन है। तो पूछे क्या ऑब्जर्व किया,
तो एक हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई। अब उसका लास्ट क्वेश्चन ये था कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, क्या कुछ चेंज हो रहा है? तो ये है कि जब अपन ग्लास को टच करेंगे तो हमें थोड़ा हीट जैसा फील होगा, मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिमेंबर, कोई भी रिएक्शन अगर हीट प्रोड्यूस करती है तो वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आ गई? ये 3 एक्टिविटी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है तीनों चीज़ में। तो आप नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक, देखो केमिकल इक्वेशन अपन जो भी पढ़ रहे थे, ये सब जो पढ़ा अपन लोगों ने, इसी को बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में बेसिक में जाए तो दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल इक्वेशन में एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ मतलब जो एरो के इस तरफ होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जरूर नहीं है, एरो घूम भी सकता है, तो आप ऐसे याद रखना, जो एरो का ये ऐसा फेस होता है उसके आगे जो रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा, उसके पीछे जो रहेगा वो रिएक्टेंट रहेगा। ठीक, अब आगे क्या है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। Is there any other shorter way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use a chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula for magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. उसने बस इतना बोला है कि जैसे अपन लोगों ने वर्ड में ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हमें इसका सिंबल याद रहे तो हम इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स दैट MgO। ठीक, बस उसमें इतना सा बोला और कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन फिर बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि उसने पहले चलो इसे पढ़ ही लेते हैं। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant. इस पैरा में इसने बस इतनी सी लाइन बोली है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था 9th में, जो कि बोला था मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इससे वो ये समझाना चाह रहा है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि एरो की तरफ जो रिएक्टेंट होता है और इस तरफ जो प्रोडक्ट होता है उसका मास हमेशा इक्वल रहेगा। मान लीजिए इसका 6 है, इसका 2 है, तो यहाँ पे LHS में आ गया 8, और इसका अगर इसका 3 है और इसका 5 है, तो इधर 5 6 7 8 दोनों तरफ 8 8 आ गया। तो बस ऐसी कुछ समझाना चाह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहले इजी रिएक्शन लेते हैं, जो कि अपन लोगों ने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ी थी, कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन को खाली O तो लिखते नहीं, हमेशा O2 लिखते हैं, रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो, आपको बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि किसके पास, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है। ठीक, तो इसमें तो खैर और भी आसान है। जैसे अपन लोग इसमें पहला एलिमेंट देखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसके पास कितना है, 1 है। ठीक है, इसके पास 1 है। ऑक्सीजन कितना है इसका, अरे यार यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई, ये MgO बनेगा। ठीक, अब आप देखो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2, राइट हैंड साइड कितना है, 1। तो अपन को इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और कहीं मत लिखिए। ये नहीं कि O के जस्ट बगल में 2 लिखें, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको जो पूरा कंपाउंड रहेगा उसके सामने लिखना पड़ेगा। ठीक, ये 2 का मतलब होता है कि Mg भी 2 हो गया और O भी 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है। अब अपन देखते हैं Mg कितना है, यहाँ पे 1, पर यहाँ पे तो 2 हो गया। तो फिर से Mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देना। अपन देखते हैं फाइनल, Mg यहाँ पे भी 2 हो गया, Mg यहाँ पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो ये फाइनल क्या है कि हाँ, ये बैलेंस हो गई। ठीक, कोई दिक्कत, ये बहुत ईजी थी। अभी जब अपन धीरे धीरे टफ पे जाएंगे तब अपन धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। इन्होंने जो रिएक्शन दी है इसी को उठाते हैं। तो इन्होंने दी है Zn प्लस H2SO4 gives that ZnSO4 plus H2 gives that Zn
SO4 प्लस H2O। ठीक, अब आप आराम से देखो, सबसे पहले मैं वो उठाता हूँ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक, तो मैंने देखा ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। क्या इधर 4 है? नहीं है। इधर टोटल कितनी है? 4 प्लस 1, मतलब इधर टोटल कितनी है? 5। ठीक है, इधर तो 5 है, ऑक्सीजन कितनी है टोटल? 5। अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितने? हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, एस कितना है यहाँ पे? एस यहाँ पे भी 1 है, एस यहाँ पे भी 1 है। एस तो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। जेड एन यहाँ पे 1 है, जेड एन यहाँ पे भी बैलेंस, जेड एन यहाँ पे भी 1 है। मतलब जिंक बैलेंस है, बस ऑक्सीजन क्या है? डिसबैलेंस है। तो इसको अपने को बैलेंस बनाना है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई ये दिक्कत हो गई, अपन लोगों ने रिएक्शन थोड़ी उल्टी रख दी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे अपन लोगों ने, अपन में दिक्कत ये हो गई थी कि इधर हाइड्रोजन लिखा है, अपन लोगों ने H2O लिख लिया। तो बस यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसको काट देते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं, ये भी इजी है। देखिए यहाँ पे भी जिंक है, जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे S जो है ये भी 1 है, S 1 है। O4 है, ये O4 है। मतलब ये भी क्या है? बैलेंस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया, आगे अपन देखते हैं। देखिए आगे जो दिया है ये इक्वेशन, Fe प्लस H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो उसे एक बार करते हैं अपन। ये थोड़ी सही इक्वेशन है। Fe प्लस H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब ठीक है, अब आराम से देखते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले, ऐसे तो किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे आप शुरुआत है तो सबसे पहले ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या फिर जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको उठाइए। जैसे O के पास ऑक्सीजन को उठा लिया, तो ऑक्सीजन के पास टोटल 4 एटम्स है। इधर कितने इसके पास 1 है। तो जब मैंने पहले बताया था कि अगर अपने कुछ ऐड करना रहता तो अपन यहाँ कहीं नहीं लिखते। जैसे इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा। इससे क्या पता पड़ेगा कि ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी जाएगा, ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। तो अभी के लिए ऑक्सीजन क्या है? बैलेंस है। ठीक है, अगले एलिमेंट पे जाते हैं। इधर लिखा है हाइड्रोजन 2 है, पर इधर हाइड्रोजन कितना है? क्या 2 है? क्या नहीं, इधर कितना है? 8। रिमेंबर, अगर किसी एलिमेंट के इधर है लिखा है नंबर और इधर लिखा है, तो ये दोनों जो हैं, ये नंबर जो हैं, ये क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये नंबर क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 8 है, और यहाँ पे कितना है? 2। तो मैं 4 किधर लगा दूंगा? इधर, ताकि 4 2 ज़ा 8 इधर भी हो जाए और 4 2 ज़ा 8 इधर भी हो जाए। इससे हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अपन आते हैं फेरस की तरफ। तो फेरस क्या है? Fe क्या है? 3 है, और इधर क्या है? 1 है। तो 3 मैं किधर लगा दूंगा? इधर। तो ये भी क्या हो गई? बैलेंस। Fe3 इधर, 3 Fe इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, ऑक्सीजन 4 इधर भी और 4 ऑक्सीजन इधर भी। ठीक, तो ये भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक, अगली तरफ चलते हैं। देखिए अपन फाइनल आंसर देखे हैं। देखिए अपना फाइनल आंसर देखिए और इनका फाइनल आंसर देखिए। इन्होंने भी 3Fe लिखा है, क्योंकि अच्छे से दिखाता हूँ। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, आप लोगों ने भी ये लिखा है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स दैट Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। और बाकी की कुछ प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज जो है अपन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, अभी कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन किए, जिसमें से एक ही सही इक्वेशन थी। एक ही सही कायदे में, एक ही यही सही थी, बाकी दोनों तो अपने आप ही बैलेंस थी। अगले अगली वीडियोस में मैं इसकी कुछ और भी प्रश्न कराऊंगा, इसके कुछ और भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे अपन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की। ठीक, और उसके बाद ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है इसको तो कर ही लीजिएगा, और अगली वीडियोस में मैं करा भी दूंगा। तो आई होप आपको मैंने अभी तक जितना ही पढ़ा है उतना समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।
आज की सभा हमारी यही समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।